स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। कटरा से नई दिल्ली आ रही श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में खराबी आई है। 1 घंटे तक खराब रहा इंजन। पंजाब के फिरोजपुर के शंभू रेलवे स्टेशन के पास खराब हुआ ट्रेन का इंजन। ट्रेन में दूसरा इंजन लगाया गया। ट्रेन दोबारा अपने रूट पर चल रही है। 2 दिन पहले भी इंजन में खराबी आई थी। अगली बड़ी खबर, ब्राजील से लौट रहे पीएम नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज भी यूक्रेन के उसी हवाई रूट से जाने वाला था जहां पर मलेशियाई विमान क्रैश हुआ। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक प्रधानमंत्री का हवाई जहाज ने आखिरी समय में अपने रूट में बदलाव किया। मलेशियाई हवाई जहाज के क्रैश होने से 2 घंटे पहले बर्लिन से उड़ान भरी थी। अखबार के मुताबिक पीएम के हवाई जहाज एयर इंडिया 001 ने फ्रैंकफर्ट से भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे उड़ान भरी थी। पीएम के हवाई जहाज को दोनस्तेक पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगता। इसी जगह के पास हुआ था मलेशियाई विमान हादसा। अगर पीएम मोदी का हवाई जहाज अपने तय रूट से ही जाता तो मलेशियाई विमान MH17 के यूक्रेनी फ्लाइट सूचना क्षेत्र में पहुंचने के 1 घंटे बाद पहुंचता। दरअसल मलेशिया का एक यात्री विमान कल रूस और यूक्रेन की सीमा के पास मार गिराया गया। विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। मलेशियाई विमान में चालक दल के 15 सदस्यों समेत कुल 295 यात्री सवार थे। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था विमान। मलेशियाई विमान गिरने के पहले ही धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। विमान में सवार किसी यात्री के बचने की खबर नहीं है। विमान हादसे के बाद घटनास्थल से कम 100 शव अब तक मिल चुके हैं। विमान का मलबा और शव 15 किलोमीटर के दायरे में फैले बताए गए हैं। मलेशिया के विमान गिरने के पीछे रूस समर्थक विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। विमान यूक्रेन के ग्राबोवो में गिरा है जहां रूस समर्थक विद्रोहियों का नियंत्रण है। रूसी विद्रोही के प्रवक्ता ने कहा कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान को गिरा पाना उनकी क्षमता में है ही नहीं। मीडिया खबरों के मुताबिक मलेशिया के विमान पर रूस समर्थक विद्रोहियों ने सतह से हवा में मार करने वाली बक मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि विमान हादसा एक भयानक त्रासदी है। अमेरिका विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में पूरी मदद करेगा। मलेशिया के पीएम नजीब रजक ने घटना पर दुख जताया। रजक ने कहा कि विमान को मार गिराए जाने की पुष्टि होती है तो इसके लिए जिम्मेदारी लोगों को सजा दी जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि मलेशिया के विमान पर हमला हुआ है। विमान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री पाब्लो क्लिमकिन ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि विमान को रूस समर्थक अलगाववादियों ने मार गिराया। विमान दुर्घटना पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मलेशियाई पीएम को फोन कर विमान हादसे पर दुख जताया। पुतिन ने कहा कि दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन की है। यूक्रेन में मलेशिया के विमान गिरने के बाद एयर इंडिया, जेट एयरवेज समेत सभी बड़ी एयरलाइंस ने यूक्रेन के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। अब बड़ी खबरें दिल्ली की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में दिल्ली का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री दिल्ली वासियों को बिजली पानी पर सब्सिडी का मानसून का तोहफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को सब्सिडी दी जा सकती है। बिजली पानी पर सब्सिडी के नाम पर वित्त मंत्री 700 करोड़ आवंटित कर सकते हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बिजली पानी पर सब्सिडी को लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी ने केंद्र से बिजली पानी पर सब्सिडी देने की मांग की है। सतीश उपाध्याय ने वित्त मंत्री से 800 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग की है। बीजेपी ने सत्ता में आने पर दिल्ली में बिजली दरों में 30% कटौती का वादा किया था। आपको बता दें कि शीला दीक्षित सरकार 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी देती थी, जबकि केजरीवाल सरकार 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को 50% की सब्सिडी देती थी। लेकिन फंड के अभाव में केजरीवाल सरकार का यह सब्सिडी योजना 31 मार्च को खत्म हो गई। आम बजट में बिजली पानी के अलावा अवैध कॉलोनियों के विकास का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। वित्त मंत्री झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्के और सस्ते मकान का तोहफा दे सकते हैं। बसों की कमी से जूझ रही डीटीसी को भी नई बसों का तोहफा मिल सकता है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का बजट संसद में पेश किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली विधानसभा को निलंबित रखा गया है। अब दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर, दिल्ली में बिजली महंगी हो गई। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने दिल्ली में बिजली दरों में 1 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट तक का हित रखा गया है। अब दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर, दिल्ली में बिजली महंगी हो गई। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने दिल्ली में बिजली दरों में 1 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट तक का इजाफा कर दिया। दिल्ली में बिजली की दरों में सबसे कम इजाफा 10 पैसे प्रति यूनिट का है। 200 यूनिट तक 3 रुपए 90 पैसे की जगह अब 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा।
वही 201 से 400 यूनिट तक 5 रुपए 80 पैसे की जगह 5 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। 401 से 800 यूनिट तक अब 6 रुपए 80 पैसे की जगह 7 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। इसी तरह 801 से 1200 यूनिट तक 7 रुपए की जगह 8 रुपए 10 पैसे देने होंगे। डीआरसी ने 1200 यूनिट से ज्यादा खपत पर एक नया स्लैब बनाया है। इस स्लैब में नई दर 8 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट रखी गई है। बिजली की दरों में इजाफा भले हुआ हो, लेकिन सरचार्ज खत्म करने के चलते बिजली बिल कम आने की संभावना है। डीआरसी का भी दावा है कि 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल कम आएगा। दरअसल डीआरसी ने हर 3 महीने पर लगने वाले बिजली सरचार्ज को खत्म कर दिया है। ये सरचार्ज पहले 6 से 8% तक वसूला जाता था। डीआरसी ने दिल्ली मेट्रो और फैक्ट्रियों को दी जाने वाली बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी करीब 11% की गई है। वहीं एनडीएमसी के क्षेत्र में करीब 9.5% बिजली महंगी हो गई। दिल्ली में बिजली के बढ़े दाम के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा, बीजेपी ने 30% बिजली रेट कम करने का वादा किया था, उसे अब पूरा करें। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और बिजली के बढ़े दाम वापस लेने चाहिए। बीजेपी नेता जगदीश मुखी ने यह भी कहा कि पार्टी अभी भी बिजली सब्सिडी के पक्ष में है और इस वादे को पूरा करेगी। बिजली संकट से जुड़ी एक और बुरी खबर, देश में कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होने से बिजली संकट और गहरा सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने खुद माना कि एनटीपीसी समेत 45 पावर प्लांट के पास कोयले की कमी है। एनटीपीसी ने सरकार को जानकारी दी है कि उसके पास सिर्फ 2 ही दिनों का कोयले का स्टॉक बचा है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले 5 सालों से कोयला उत्पादन में प्रतिवर्ष महज 2% का इजाफा हुआ, जो नाकाफी है। 2600 मेगावाट क्षमता वाले कोरबा संयंत्र में तो सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। सीपत प्लांट की हालत और भी खराब है, यहाँ सिर्फ 9 घंटे का कोयला बचा है। ऐसी हालत में अगर कोयले की आपूर्ति कम हुई तो छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों की बिजली व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद देर रात वतन वापस लौट आए। ब्राजील से लौटते वक्त प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए फ्रैंकफर्ट रुके। मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से बात कर जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को भारत आने का न्योता भी दिया। अब दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अभी तक दूसरों का खुलासा करने वाली आम आदमी पार्टी का ही स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने किया आम आदमी पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन। आसिफ खान ने स्टिंग के जरिए दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता इलियास आजमी ने उनसे मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है। आसिफ का कहना है, बीते 1 हफ्ते से उनकी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हो रही थी। आसिफ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस बात के लिए अधिकृत किया कि वो आपकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस विधायकों से बातचीत करें। आसिफ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली में समझौते के लिए तैयार हैं। आसिफ के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस विधायकों को कैबिनेट में जगह देने को भी तैयार हो गई थी। आसिफ ने आपके नेताओं को चुनौती देते हुए कहा, अगर उनमें हिम्मत है तो उनकी बातों को काट कर दिखाएं। आसिफ मोहम्मद खान का कहना है कि उनके पास आप नेता मनीष सिसोदिया का मैसेज भी है, जिसमें उन्होंने आसिफ को अपने ससुराल बुलाया। आसिफ ने दावा किया कि मनीष ने उन्हें मैसेज में लिखा, दिल्ली में मीडिया का घेरा है, इसलिए वे उनके ससुराल आए, वहां बैठकर बात होगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजकर 1 करोड़ का हर्जाना मांगा है। बीजेपी ने हर्जाना पार्टी के लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने और मानहानि करने के तौर पर मांगा। बीजेपी ने अपने नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा ट्विटर पर और प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज में झूठे और अपमानजनक आरोपों के सर्कुलेशन से पार्टी के सम्मान का बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी का यह नोटिस केजरीवाल के उस ऑडियो क्लिप और पोस्टर पर आया है जिसमें बीजेपी पर 20 करोड़ में विधायक खरीदने की बात कही गई। केजरीवाल के आरोपों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ने ना तो पहले कभी खरीद फरोख्त की है और न ही आगे कभी करेगी। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योते की खबरों के बीच उपराज्यपाल को निशाने पर लिया। ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि एलजी अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे तो उन्हें या तो हटा दिया जाएगा या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट में आगे लिखा कि अब देखना है कि एलजी कुर्सी बचाएंगे या फिर संविधान की रक्षा करेंगे। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक भी की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पार्टी का कोई विधायक बीजेपी के साथ नहीं जा रहा। सिसोदिया ने कहा, जब बीजेपी के पास 32 विधायक थे तब वो सरकार बनाने को तैयार नहीं थी और जब 29 विधायक हैं तो सरकार बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी नोटों के बोरे खोलकर सरकार बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस बीच दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक बार फिर कहा कि अगर न्योता आता है तो सरकार बनाने पर विचार करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह आज नागपुर जाएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम के बारे में भागवत से अमित शाह चर्चा करेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव वाले 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से 10 अगस्त तक तैयारियों का ब्यौरा मांगा है। अमित शाह ने राज्यों के बीजेपी यूनिट से कहा कि जीतने वाले मुद्दे, लोकल मुद्दे, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी समेत सारी रिपोर्ट हाईकमान को दी जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान को हरियाणा और जेपी नड्डा को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में आईएलडी के साथ गठबंधन किया जा सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन नहीं करने के संकेत दिए गए। अब खबरें बारिश और बाढ़ की। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश हो रही है। दिल्ली में कल शाम देर रात तक बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। बारिश के बाद कई इलाकों में जाम लग गया। कल शाम से ही बारिश से संसद भवन के आसपास सड़कों पर पानी जमा हो गया। संसद भवन के अंदर भी बारिश का असर दिखा। लोकसभा के गुंबद से पानी सदस्यों की सीट पर गिरने लगा। रात करीब 7:30 बजे लोकसभा में बजट पर चर्चा हो रही थी, तभी बारिश की बूंदें सदन के बीच की लाइन पर गिरने लगी। वहां बैठे सदस्य हक्का बक्का होकर उठकर दूसरी जगह चले गए। पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे से चुटकी भी ली। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी जमकर बारिश हुई। गुड़गांव में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिला दी। दिल्ली के यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 1,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगले 28 घंटे में पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। इससे दिल्ली के कई निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना से पानी छोड़ जाने से हरियाणा के इंद्री में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। अगर यमुना में पानी छोड़ा गया तो करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों में बाढ़ आ सकती है। उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश से एक बार फिर 4 धाम यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। केदार घाटी में मंदाकिनी नदी उफान पर है। लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे रह गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी भागों में दिखने लगा है। बहराइच में घाघरा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से आदमपुर रेवली बांध का एक हिस्सा टूटकर बह गया। यूपी के गोंडा में सरी और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के प्रहलादपुर में जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर आ गया। महरौली बदरपुर रोड पर इस पाइपलाइन के फटने से पानी की तेज धार 40 से 50 फीट ऊपर तक जा पहुंची। मुंबई के वर्ली इलाके में सीएनजी पाइपलाइन से गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर लीकेज पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को गोली मार दी। रात करीब 9 बजे सुशील अपने शोरूम से निकले थे। उसी वक्त 2 बदमाशों ने लूट के इरादे से उनका रास्ता रोक लिया। सुशील ने लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कारोबारी को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। लोगों ने उन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के मंडावली में एक शख्स ने चाकू से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश की, फिर फरार हो गया। आरोपी शख्स ने पहले फिल्मी अंदाज में पत्नी को बर्थडे विश किया, फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस ने घर वालों की शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में बेखौफ अपराधियों ने गैंगरेप के बाद एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी आंख के पास और प्राइवेट पार्ट पर जख्म के गहरे निशान हैं। वारदात को एक प्राइमरी स्कूल कैंपस में अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस की हरकत ने भी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। निर्वस्त्र लड़की की लाश को पुलिस ने तमाशा बना दिया। इस मामले में कोतवाली प्रभारी और बीट इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के जहानाबाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई का शर्मनाक मामला सामने आया। भीड़ के हाथों पीटने वाली महिला पर अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लड़कों को अगवा कर उनकी हत्या करवाने का आरोप है। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के भीतर और बाहर जमकर हंगामा किया। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। यूपी के अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने 17 साल की छात्रा पर तेजाब से हमला कर दिया। रात के वक्त जब वो घर लौट रही थी तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। मुंबई के गोरेगांव में 18 साल की एक लड़की से रेप की वारदात सामने आई है। रेप का आरोप घरेलू नौकर पर लगा है। 2 साल पहले नौकर को इस लड़की की देखभाल के लिए रखा गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 साल से आरोपी लड़की की देखभाल कर रहा था। नवी मुंबई में बिना लाइसेंस के चल रहे रेन लाउंज पर छापा मारकर पुलिस ने 261 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए 261 लड़के लड़कियों में से 77 लड़कियां और 140 लड़के नाबालिग हैं।
बच्चे शराब पीकर बार में अश्लील डांस कर रहे थे। लड़कियों का प्रवेश फ्री था। लड़कों से 600 रुपए वसूला गया। अवैध रूप से शराब बेचने और अश्लील डांस का आयोजन कराने के आरोप में बार मालिक और मैनेजर समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मुंबई में तलोजा पुलिस स्टेशन में तैनात एक सिपाही को किडनैपिंग और फिरौती के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक महिला से पूछताछ के बहाने उससे 10,000 रुपए की उगाही की थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एंटी करप्शन वैन लॉन्च किया। ये वैन सरकारी दफ्तरों के बाहर चक्कर लगाएगी और लोगों को रिश्वत लेने और देने दोनों खिलाफ जागरूक करेगी। दिल्ली मेट्रो की लापरवाही के चलते हजारों यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। हुडा सिटी सेंटर जहांगीरपुर रूट में एक मेट्रो ट्रेन के दरवाजे खुले रहने के साथ स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंच गई। येलो लाइन की ये मेट्रो अर्जनगढ़ स्टेशन से सुबह करीब 9:40 पर जहांगीरपुर के लिए चली थी। दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चौबीस जुलाई से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के किराए में 40% की कमी होगी। न्यूनतम किराया जो 30 रुपए था वो 20 रुपए हो जाएगा। नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक 180 रुपए की जगह 100 रुपए देने होंगे। महाराष्ट्र में केबीसी नाम से बनी एक फर्जी कंपनी का 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया। बाबू साहब चमाड़ और उनकी पत्नी अनिता चमाड़ ने केबीसी नाम की कंपनी बनाई थी। पुलिस ने कंपनी के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कंपनी बनाकर दोनों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर पहले लोगों से उगाही की, बाद में धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस दंपति ने 30 महीने में रकम चुगनी करने का झांसा देकर लोगों को झांसे में लिया। इस फर्जीवाड़े में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हजारों निवेशकों के लाखों रुपए फंस गए। केबीसी कंपनी की मेंबरशिप लेने वाले एक मां बेटे ने आत्महत्या कर ली। पंजाब नेशनल बैंक के नोएडा ब्रांच में बीती रात भीषण आग लग गई। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सेना के रिटायर्ड जवान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान होने के चलते उसने कदम उठाया। गाजियाबाद पुलिस ने कार लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पढ़े लिखे परिवार से हैं। उसका भाई इंजीनियर है जबकि पिता पुलिस में। दिल्ली के डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर की मिलीभगत से 247 रुपए की दवा का भुगतान 1,87,466 रुपए में करा लिया गया। हरियाणा में अलग एसजीपीसी बनाए जाने के विरोध में आज अकाली दल दिल्ली में सोनिया गांधी के घर का घेराव करेगा। पंचकुला में एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि हुड्डा सिखों को मूर्ख बनाने के लिए एचएसजीपीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले एचएसजीपीसी के मुद्दे पर केंद्र से दखल की मांग करते हुए पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया। राजनाथ ने कहा कि दोनों देशों की सीमा पर वास्तविक स्थिति को लेकर संदेह की वजह से कई बार हमारे जवान भी सीमा पार कर जाते हैं। गाड़ियों में लाल बत्ती लगाने के मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। गडकरी ने कहा कि किसकी गाड़ी में लाल बत्ती लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर प्रधानमंत्री अंतिम फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर को ही लाल बत्ती लगाने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 कैबिनेट मंत्री और उनके बराबर के दर्जनों अधिकारियों की लाल बत्ती के इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट के एमकस क्यूरी ने गाड़ियों में लाल बत्ती के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने समलैंगिकों को उनके मानवाधिकारों की रक्षा का भरोसा दिलाया। हर्षवर्धन ने कहा समलैंगिकों का भी मानवाधिकार है और यह सरकार का दायित्व है कि उनकी रक्षा करें। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य विवरण भी जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 1.25 अरब आबादी के लिए महज 9 लाख डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। यूपी के चंदौली में सीजीएम कोर्ट ने वैदिक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। वैदिक दोषी साबित हुए तो उन्हें 3 साल या अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को लेकर राज्यसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्ष इजरायली हमले पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था। सरकार इजरायली हमले पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सभापति ने सरकार की मांग खारिज कर दी। सभापति ने कहा इस पर चर्चा जरूर होगी। 21 जुलाई को अब इस मसले पर राज्यसभा में चर्चा होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को चुनाव आयोग ने करारा झटका दिया। चुनाव अब इस मसले पर राज्यसभा में चर्चा होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को चुनाव आयोग ने करारा झटका दिया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के विधायक बबन राव घोलप और बीजेपी विधायक सुरेश हलवड़कर को अयोग्य करार दिया।
बबन राव घोलप और सुरेश हलबड़कर के चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है। शिवसेना विधायक बबन राव घोलप को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराया गया था, जबकि कोल्हापुर के इंचल करंजी से बीजेपी विधायक हलबड़कर को बिजली चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया था।